देखो चैप्टर नंबर 7 हम लोगों का चल रहा था पोषण, परिवहन, श्वसन और उत्सर्जन। तो कल हमने पोषण को कंप्लीट किया। आज बारी है परिवहन की। जो शरीर में रक्त का परिवहन है, भोज्य पदार्थ का परिवहन है, वो कितने तरह से होता है उसके बारे में पूरा डिस्कशन करेंगे इसमें। तो यहाँ पर देखिए, मैं पढ़ते जा रहा हूँ, अब ध्यान से इसको देखते चलेंगे, ठीक है। परिवहन, हमारे शरीर में पचा हुआ भोजन तथा कई पदार्थ का परिवहन मुख्य रूप से किन दो चीज़ों के द्वारा होता है, ध्यान से देखिए। रक्त और लसिका, ये दो चीज़ हैं जो परिवहन का कार्य करती है, रक्त और लसिका। आगे कुछ सामान्य जानकारी इसको फटाफट करेंगे, फिर चलते हैं आगे। रक्त को हृदय से दूर ले जाने वाले नस को धमनी कहते हैं, ठीक है। धमनी क्या है? हृदय से दूर ले जाने वाले, ध्यान से देखिए इसको, हृदय से दूर ले जाने वाले नस को धमनी कहते हैं। इसके विपरीत शिरा होता है, हृदय तक लाने वाले, हृदय तक लाने वाले नस को शिरा कहते हैं। तो दूर ले जाने वाले, हृदय से दूर ले जाने वाले को धमनी और हृदय तक लाने वाले को शिरा कहते हैं। और दोनों के बारे में एक बात और है कि ये जो है वो गहराई में होता है धमनी, और जो शिरा है वो सतह पर होता है। शिरा में वाल्व होता है जबकि धमनी में वाल्व नहीं होता। वाल्व किस में होता है, ध्यान से देखिए। शिरा में वाल्व होता है, धमनी में वाल्व नहीं होता है। तो ये रहा, इसमें कुछ समझने लायक बातें थी, ध्यान रखिएगा क्या क्या इसमें हमने भी समझा। इसके बाद धमनी और शिरा के बारे में डिटेल में बात करते हैं, देखिए क्या है आगे। देखिए धमनी और शिरा के बारे में इसमें डिटेल में बता रहे हैं। शिरा क्या है, धमनी क्या है, ध्यान से देखिए। शिरा वो नलिका है जिनसे रक्त हृदय की तरफ बहता है, ठीक है ना। तो जो शिरा है वो हृदय तक लाता है रक्त को। और धमनी के बारे में बोला है, धमनी मतलब आर्टरी वे नलिका हैं जिनसे रक्त हृदय से अन्य क्षेत्रों तक जाता है। तो इसमें यही बात लिखी है कि शिरा जो है रक्त को हृदय तक लाता है और धमनी जो है वो दूर लेकर जाता है, ठीक है। यहाँ पर इसको समझना चाहें तो ऐसा हार्ट का इमेज बनाकर दूर ले जाने वाले को धमनी कहते हैं और हृदय की ओर लाने वाले को शिरा कहते हैं। ऐसे सिंबल से आप इसको आसानी से याद रख पाओगे, ठीक है। आगे चलते हैं। शरीर में रक्त का बहाव एक चक्रीय परिपथ में होता है, इसको हमें समझाना है। ये जो क्वेश्चन है, चक्रीय परिपथ में कैसे होता है, चक्र के रूप में चलता है शरीर में रक्त का बहाव। तो देखते हैं क्या बोला है। हमारे शरीर में रक्त का बहाव एक चक्रीय परिपथ में होता है। शिरा और धमनी के बीच के संपर्क भाग में पतली पतली नस नाड़ियाँ होती हैं जिसे केशिका कहते हैं। इसी केशिका के माध्यम से शिरा और धमनी आपस में जुड़े होते हैं, ठीक है। इसी के माध्यम से शिरा और धमनी आपस में जुड़े होते हैं। उदाहरण के तौर पर मैं आपको एक चित्र दिखा दूं, ध्यान से देखिएगा। जैसे कि यहाँ पर हृदय है और यहाँ पर एक उदाहरण लेते हैं कि मनुष्य का हाथ है। यहाँ पर उंगली नुमा संरचना जो है बनाते हैं यहाँ पर उंगली नुमा। तो होता क्या है, ध्यान दीजिएगा, ये जस्ट अपने समझने के लिए है, इसको ज़्यादा सीरियसली मत लीजिएगा। हाथ है तो होता इसमें यह है कि धमनी के माध्यम से रक्त जाएगा और शिरा के माध्यम से वापस आएगा। तो इसमें यहाँ पर ये धमनी जैसे आगे बढ़ती है तो वो फिर पतली पतली शाखाओं में बढ़ जाती है, और जब वो वापस होती है तो भी पतली पतली शाखाएं जुड़कर फिर मोटी हो जाती है। तो ये जो है पतली पतली शाखाएं जो फैलती है
उसको केशिका कहा गया है। मतलब जो नस है वो विभाजित होती जाती है, किसी भी अंग में जब जाता है तो विभाजित जो नस है वो बहुत पतली होती है, बाल जितना मोटा होता है उसी तरह का, तो उसको फिर नस नहीं बोलेंगे, उसको केशिका बोल देते हैं। ठीक है, तो इसी के बारे में यहाँ जिक्र किया है कि केशिका के माध्यम से वो वापस मुड़ कर आती है ऐसे। ठीक है ना, केशिका के थ्रू ही वो मुड़कर वापस आती है। इसको एक बार फिर पढ़ लेते हैं, फिर आगे चलेंगे। हमारे शरीर में रक्त का बहाव एक चक्रीय परिपथ होता है। आप यहाँ देख सकते हैं वापस मुड़ कर आ रहा है, इसी को चक्र बोला गया है। तो एक चक्रीय परिपथ में होता है सिरा और धमनी के बीच के संपर्क भाग में पतली पतली नस नाड़ियाँ होती है। ठीक है, तो यहाँ पर संपर्क भाग है, ऊपर धमनी के तरफ से जा रहा है और सिरा के माध्यम से वापस आ रहा है, धमनी और सिरा, और संपर्क भाग उधर उंगली तरफ हमने बनाया है। तो संपर्क भाग में पतली पतली नस नाड़ियाँ होती हैं जिन्हें केशिका कहते हैं। इसी केशिका के माध्यम से सिरा और धमनी आपस में जुड़ी होती है। धमनी और सिरा कौन जोड़ रहा है? केशिका। ठीक है, केशिका मतलब पतली नस। तो ये हो गया इसमें कंप्लीट। अब आगे हृदय के बारे में कंप्लीट देखेंगे कि हृदय जो है उसमें कितने कोष होते हैं, उसके बाद चलते हैं आगे, देखिएगा। डायरेक्ट आंसर को देखेंगे। इसमें क्या है, इसमें हृदय के बारे में कंप्लीट बातें यहाँ पर लिखी हुई है। पहले मैं आपको एक चित्र के माध्यम से समझा देता हूँ, फिर उसके बाद हम चलेंगे। इसमें क्या बातें लिखी है उसको हम यहाँ पर समझेंगे। यहाँ पर हमारा चित्र है, 2 चित्र हमने लिया है ताकि चीज़ों को समझने में आसानी हो। पहले चित्र के माध्यम से बात कर लें, उसके बाद इसके जो लाइन है उसके बारे में पूरा डिटेल में देखेंगे। देखिए, इसमें एक इस चित्र को लेते हैं। इसके 4 हिस्से होते हैं। ऊपर के ये दोनों हिस्से हैं, इसको आलिंद कहते हैं। नीचे के दोनों हिस्सों को निलय कहते हैं। तो ऊपर आलिंद है और नीचे निलय है। इधर जो है उसको दायां कहते हैं। ध्यान से देखिएगा, दायां आलिंद, दायां निलय, और यहाँ पर है बायां आलिंद और बायां निलय। तो ऊपर के जो दोनों हिस्से हैं उसको आलिंद कहा जा रहा है, नीचे के दोनों हिस्सों को निलय कहा जा रहा है। बस इस चीज़ को ध्यान से समझिए रहिए। ये रहा आलिंद और ये रहा निलय। रक्त किधर से आता है, किधर को जाता है, वो सब चीज़ें अभी हम देखने वाले हैं। ठीक है, देखिएगा। पहले एक बार रीड कर लेते हैं, उसके बाद उसमें जो बातें लिखी है उसको मैं आपको समझा रहा हूँ। ध्यान से देखिएगा। चलो ध्यान देखिए। हृदय के बारे में इतनी सारी बातें लिखी है, ये सब आपको बहुत इजीली समझ आ जाएगा। ठीक है, हृदय की मांसपेशियाँ जिसे ये जो है वो पढ़ने लायक चीज़ें हैं, इसको आप आराम से पढ़िएगा। मेरे को लगता है कि इसमें एक्स्ट्रा जानकारी बहुत ज़्यादा है, तो इसको मैं चित्र के माध्यम से ही समझा दूँ तो ज़्यादा सही रहेगा। ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पर जो हृदय है इसको मैं एक शॉर्ट इसका चित्र लेकर समझा रहा हूँ। हृदय में कितने वाल्व होते हैं ये सब हमको देखना रहेगा। इसमें ये ऊपर के दोनों को आलिंद कहते हैं, ये आप जानते हैं। नीचे के दोनों को निलय कहते हैं। आलिंद ऊपर है और निलय नीचे है, आलिंद। और इधर का दायां है और इधर का बायां बोलते हैं। ठीक है, तो दायां आलिंद हो गया
और दायां नीला है ये। इसमें जो समझने लायक बात है वो है कि यहाँ पर वाल्व कहाँ कहाँ होते हैं। एक वाल्व यहाँ होता है आलिंद से नीलय के लिए, और इसके बाद यहाँ से देखिए यहाँ पर एक वाल्व यहाँ पर है, ठीक है, एक वाल्व यहाँ पर है। उसके बाद यहाँ नीलय से आगे जैसे रक्त इधर जा रहा है फुफ्फुस धमनी को, तो एक वाल्व फिर यहाँ पर है, 2 वाल्व मैंने दिखा दिए। इसी तरह इधर बायां आलिंद बायां नीलय के लिए भी देखिए एक वाल्व यहाँ पर है, ठीक, और दूसरा वाल्व इधर नीलय से जब आगे रक्त जाएगा तो यहाँ पर एक और वाल्व है। तो यहाँ पर हृदय में 4 वाल्व रहते हैं, ये आप इसको ध्यान से देख लीजिएगा। ये 2 यहाँ पर है और एक रास्ता इधर से जैसे जाता है तो वहाँ रास्ते में पड़ेगा, और एक रास्ता इधर से जाएगा तो रास्ते में पड़ता है, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर 4 वाल्व होते हैं, ठीक है। इसके बारे में और डिटेल में जो है अगले क्वेश्चन में हमको देखने को मिलेगा कि रक्त किधर से किधर जा रहा है, ठीक है। उसी को मैं यहाँ पर समझाने जा रहा हूँ। एक बार रक्त का चक्र दिखा देते हैं, देखिएगा क्या होता है इसमें। यहाँ पर जो दायां आलिंद है, यहाँ पर रक्त शरीर के विभिन्न हिस्सों से आता है। यहाँ पर अब देखिए शरीर के विभिन्न हिस्सों से पहले रक्त यहाँ आएगा, शरीर से आ रहा है। उसके बाद यहाँ से नीचे दायां नीलय, दायां नीलय और दायां आलिंद। तो दायां आलिंद में रक्त आ रहा है और दायां नीलय। इसके बाद यहाँ से ये फेफड़े तरफ जाएगा, तो इसको कहते हैं फुफ्फुस धमनी। ये जो जा रहा है इसको कहते हैं फुफ्फुस धमनी, और इसके थ्रू वो वापस आएगा तो फुफ्फुस शिरा के माध्यम से यहाँ आएगा बायां आलिंद में। और यहाँ से फिर ये नीचे बायां नीलय के पास, और यहाँ से वापस महाधमनी की ओर जा रहा है, और महाधमनी से वो घूम फिरकर शरीर के विभिन्न हिस्सों में बहता है। तो इस तरह से देखिए ये मैंने चक्र बना दिया है। अब इसके थ्रू बात करते हैं। देखिए मैं इसको रिपीट करने जा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। शरीर के विभिन्न हिस्सों से रक्त जो है बायां आलिंद में आता है। बायां आलिंद से इधर दायां है, तो शरीर के विभिन्न हिस्सों से दायां आलिंद में रक्त आएगा। दायां आलिंद से दायां नीलय, दायां नीलय से इधर फेफड़े को जाएगा। इधर लेकर जो जाने वाला नस है इसको फुफ्फुस धमनी कहते हैं, इसको कहते हैं फुफ्फुस धमनी, और लेकर आने वाले को फुफ्फुस शिरा कहते हैं। तो फुफ्फुस धमनी से जा रहा है, फुफ्फुस शिरा से वापस आ रहा है, बायां आलिंद में आ रहा है, बायां आलिंद से बायां नीलय से ये फिर महाधमनी से होते हुए शरीर, और शरीर से वापस आएगा। तो ये इसको महाशिरा भी कह सकते हैं। महाशिरा, महाधमनी से जा रहा है तो महाशिरा से वो वापस भी आता है। तो इस तरह से इसमें किस तरह से घूमता है इसको हमने एक साथ समझा। इसमें समझने वाली बात मैं और बता दूं, आलिंद जो है ऊपर जो रहता है और नीलय जो है नीचे रहता है, दोनों का संकोचन एक साथ होता है। ऊपर दोनों एक साथ पंप करते हैं, नीचे दोनों एक साथ पंप करते हैं, ठीक है। तो
नीचे दोनों एक साथ पंप करेंगे, ऊपर दोनों एक साथ पंप करते हैं, ठीक है, ये बात ध्यान रखना उसमें। चलो, और इसमें मैंने जो एक्स्ट्रा भी बातें बताई है कि कितने वाल्व होते हैं वो सब अभी मैंने समझाया, उसको फटाफट पढ़ लेते हैं। देखिए, ये मैंने कुछ एक्स्ट्रा जानकारी रखी है, इसमें पढ़ने लायक है, ध्यान से देखिएगा। जो चीज़ें समझने लायक है उसी के बारे में बात करेंगे, बहुत फटाफट इसको देखने वाले हैं। देखिए, हृदय की जो मांसपेशी है वो दोहरी दीवार से बनी होती है, 2 परत होती है इसमें। शरीर में रक्त पंप करने के लिए जिम्मेदार है यह अनैच्छिक मांसपेशी। अनैच्छिक का मतलब होता है कि उसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, वो ऑटोमेटिक रहता है, अपने आप पंप कर रहा होता है। ये हृदय के 4 प्रकोष्ठ होते हैं, वो सब जानते हैं आप लोग, इसको ऐसे ही पढ़ते जा रहे हैं ऊपर से। ऊपर के दोनों प्रकोष्ठों को आलिंद कहते हैं, निचले के दोनों प्रकोष्ठों को निलय कहते हैं। हृदय के दाएं भाग का संपर्क बाएं भाग से नहीं होता, यही मैंने बताया अभी कि दोनों जो हिस्से होते हैं, ध्यान से देखिए, दोनों जो हिस्से हैं आपस में जुड़े नहीं होते। दाएं भाग और बाएं भाग बीच में क्या होती है, बाउंड्री होती है, ठीक है। तो यहाँ पर इसी को बताया है कि दोनों भाग आपस में जुड़े नहीं होते हैं, ठीक है। आगे बताया है, यहाँ देखिए, हृदय के दाएं भाग का संपर्क बाएं भाग से नहीं होता है। हृदय में 4 वाल्व होते हैं, ठीक है, मैंने यही बताया था कि 4 वाल्व हैं, लेकिन वो वाल्व कहाँ कहाँ पर है वो ध्यान रखिए। दाएं आलिंद और दाएं निलय के बीच जो वाल्व है उसका नाम भी बताया है। आपको यदि याद करने में कठिनाई ना हो तो उस वाल्व को याद रख सकते हो, किसके किसके बीच आया है, तो ध्यान से देखना। यहाँ पर जो वाल्व है उसका नाम यहाँ पर बता दिया है। उसके बाद है बाएं आलिंद और बाएं निलय के बीच भी एक वाल्व रहता है। 4 वाल्व होते हैं मैंने बताया। तो इधर के वाल्व का नाम इसमें जिक्र है, माइट्रल वाल्व है उधर, और इधर का है ट्राइकस्पिड वाल्व, ठीक है। तो ये वाल्व के नाम है, इधर के वाल्व और उधर के वाल्व। उसके बाद है दायां निलय और फुफ्फुस धमनी के बीच पल्मोनरी वाल्व। क्या है, ध्यान से देखिए, इधर से जब नस उधर को जाएगा तो जो रास्ते में पड़ता है वाल्व, उसके लिए वर्ड है पल्मोनरी। अब इसके बाद है बायां निलय और महाधमनी के बीच जो है एओर्टिक वाल्व है, एक और वाल्व इधर, तो उसमें भी एक वाल्व पड़ता है। तो चारों वाल्व के यहाँ पर नाम है। यदि आपको चारों नाम याद करने में समस्या ना हो तो एक बार कर सकते हो अपनी जानकारी बढ़ाने के लिए। आगे देखते हैं। ये वाल्व हृदय में रक्त के प्रवाह को सही दिशा में निर्देशित करते हैं। ये वाल्व लगे क्यों रहते हैं हृदय में, ताकि उल्टे दिशा में ना बहने लग जाए रक्त, तो सही दिशा में इसको निर्देशित रखता है, हमेशा एक ही दिशा में बहाता है वाल्व जो है। दाएं और बाएं आलिंद रक्त प्राप्त करते हैं। देखिए, दोनों आलिंद जो है वो रक्त को प्राप्त करते हैं बाहर से, शरीर के अन्य हिस्सों से, जबकि दाएं और बाएं निलय हृदय से रक्त को पंप करते हैं। देखो क्या बोल रहा है वो, जो जानते हो, जो आलिंद है वो रक्त को कैच करता है बाहर से जब आता है, और निलय क्या करता है, इसको देखो ध्यान से, यहाँ पर निलय जो है वो पंप कर रहा है, ये इधर से उधर भेजेगा, ये यहाँ से उस ओर भेज रहा है। तो इसी को यहाँ पर बताया है कि जो निलय है वो पंप करते हैं, ठीक है, और जबकि आलिंद जो है वो प्राप्त करते हैं। अब ये जो चारों प्रकोष्ठ हैं उसके बारे में जो आप लोग जानते हो पहले से, उसी के बारे में एक्स्ट्रा जानकारी लिख दी है, अपनी जानकारी बढ़ा लेना इसमें से जाकर। तो दायां आलिंद, बायां आलिंद, दायां निलय, बायां निलय, तो यहाँ पर दोनों आलिंदों के बारे में बात करी गई है, दोनों निलय के बारे में बात करी गई है, जो कि जानते हो उसको मैंने वहाँ पर समझा दिया है। उदाहरण के तौर पर
जैसे कि यहाँ पर बोला है दायां आलिंद। दायां आलिंद क्या करता है? दायां आलिंद जो है उसमें जो रक्त बहता है वो ऑक्सीजन रहित होता है, क्योंकि शरीर से आता है, शरीर के दूर हिस्सों से आता है, ठीक है। और बायां आलिंद जो है उसमें जो रक्त बहता है वो शुद्ध होता है। क्यों? फेफड़े से आता है ना, बायां आलिंद में फेफड़े से आता है। तो इन दोनों के बारे में है, दायां में अशुद्ध बहता है, बायां में शुद्ध रहता है, क्योंकि यहाँ पर फेफड़े से आता है उधर से। दायां नीलय और बायां नीलय के बारे में ही एक्स्ट्रा बात बताई है। दायां आलिंद से रक्त प्राप्त करता है, ठीक है, आलिंद से नीचे उतरता है इसमें, और यहाँ पर बाएं आलिंद से रक्त नीचे उतरता है, यही बोला है इसमें। दायां नीलय में पंप हो तो रक्त किधर को जाता है? दायां नीलय में पंप हो तो रक्त फेफड़ा की तरफ जाता है, और बायां नीलय में यदि पंप हो तो फेफड़ा से मतलब हृदय से वो महाधमनी की ओर जाता है। इसको ध्यान से देखे रहो, क्योंकि यदि इसको नहीं जानोगे तो जब आपके ऑब्जेक्टिव्स के क्वेश्चन आएंगे तो उसमें ये बातें आपको मिलेगी कि दायां नीलय में पंप करने के पश्चात रक्त जाता है, किधर जाता है? 4 ऑप्शन रहेंगे। आपको ऐसी क्लियरिटी होनी चाहिए कि किधर पंप होने के बाद रक्त कहाँ जाता है, ठीक है। तो रक्त के चक्र को पूरा देखना होगा आपको, दायां नीलय से रक्त कहाँ जाता है, बायां नीलय से रक्त कहाँ जाता है। अगले क्वेश्चन में और डिटेल में उसको आपको देखने को मिलेगा। और सबसे आखिरी के प्रश्न पॉइंट है कि ऊपर के जो दोनों आलिंद है और नीचे के जो दोनों नीलय है उनका संकुचन एक साथ होता है। ये इसमें जानने योग्य बात थी। तो इसमें एक्स्ट्रा जानकारी है, बहुत भर दिए हैं। लेकिन एक बात आपको बता दूं कि एग्ज़ाम में इनके वर्णन से बहुत ज़्यादा चांसेस इनके चित्र का है। एग्ज़ाम के लिए आप केवल चित्र तैयार कर लें, आपका काम चल जाएगा। और यदि अभी मैंने जो आपको समझाया इसको समझने में समस्या ना हो तो आप निश्चित रूप से इसके वर्णन को भी पढ़ कर देख लीजिएगा। इसमें मैंने एक्स्ट्रा जानकारी ये भी दी है कि 4 वाल्व होते हैं और चारों वाल्व के नाम भी उसमें दर्शाए गए हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो हृदय में दोहरे परिसंचरण के बारे में बात करी गई है। हृदय में दोहरा परिसंचरण चलता है, ठीक है। तो परिसंचरण को आप लोग इधर से बताते चलना, ठीक है। देखो मैं एक बार इसको डिटेल में यहाँ पर एक चित्र के माध्यम से समझा रहा हूँ, आप लोग बताते चलेंगे इसको। तुरंत याद भी कर लेंगे इसको। आप लोग ध्यान से देखिएगा, मैं इसको अभी पूछने वाला हूँ आप लोगों से। इधर जो है दायां आलिंद, फिर दायां नीलय, याद करते चलें, अभी आपको बताना होगा इसको। उसके बाद है बायां आलिंद और बायां नीलय। सबसे पहले इधर शरीर के विभिन्न हिस्सों से रक्त जो है वो यहाँ आ रहा है, ठीक है। कहाँ आ रहा है? बायां आलिंद में, शरीर से। उसके बाद रक्त नीचे आएगा बायां नीलय के पास। उसके बाद ये रक्त इधर जाएगा, अलग से एक रास्ता है, फेफड़ा की ओर जा रहा है, ठीक है। फेफड़ा में जा रहा है, लेकिन जिस नस से जा रहा है उसको धमनी कहेंगे, फुफ्फुस धमनी, फुफ्फुस धमनी। और जो वापस आएगा तो सीरा के माध्यम से वापस आएगा, फुफ्फुस सीरा के माध्यम से वापस आ रहा है। कहाँ वापस आ रहा है? बायां आलिंद में। अब बायां आलिंद से वो बायां नीलय में,
और बायां निलय से पंप करेगा तो ये जा रहा है महाधमनी, महाधमनी द्वारा, और जा कहाँ रहा है, शरीर के विभिन्न भागों में। ठीक है, तो ये है इसका पूरा चक्र। एक बार फिर से बता रहा हूँ, एक बार ध्यान से देखिएगा। यहाँ से चालू करते हैं। जब ये वापस आ रहा है शरीर के विभिन्न हिस्सों से, तो O2 उसमें नहीं है। ध्यान से देखिए, O2 उसमें नहीं है। अभी यहाँ वापस आ रहा है, यहाँ पर भी O2 नहीं रहेगा, बिना ऑक्सीजन है। ये जो आ रहा है फुफ्फुस धमनी में, तो इसमें भी O2 नहीं है। तो जब धमनी में बह रहा है, फुफ्फुस धमनी में, तो उसमें ऑक्सीजन नहीं है। फेफड़ा में जाकर ही वो ऑक्सीजन प्राप्त करता है वहाँ पर, और जब वापस आएगा तो O2 से वो युक्त रहेगा। ठीक है, तो फुफ्फुस शिरा में O2 सहित बह रहा है, ऑक्सीजन उसमें है। अब जब वापस आएगा बायां आलिन से बायां निलय में, तो उसमें ऑक्सीजन है। और ये जब महाधमनी में बह रहा है तो भी उसमें ऑक्सीजन है। जब वो शरीर के हिस्सों में जाएगा तो ऑक्सीजन को वहाँ छोड़ देगा, और जैसे ही वो वापस हो रहा है तब उसमें ऑक्सीजन नहीं रहेगा फिर। ठीक है, तो ये पूरा चक्र हमने देखा। अब इसी को बार बार हमको रिपीट करना है, क्योंकि अगला जो क्वेश्चन है जो देख रहे हैं, इसमें पूरा तरह से इसी तरह की बातें इसमें लिखी है। ध्यान से देखिएगा। यहाँ से चालू करते हैं, बिना देखे बात करेंगे। शरीर के विभिन्न हिस्सों से वो कहाँ आता है, दायां आलिंद में। दायां आलिंद से वो दायां निलय में, दायां निलय से वो फुफ्फुस धमनी के माध्यम से फेफड़ा की ओर जाएगा। फेफड़ा से वो वापस होगा फुफ्फुस शिरा के माध्यम से, और फुफ्फुस शिरा के माध्यम से आएगा कहाँ, बायां आलिंद में। बायां आलिंद से बायां निलय में, बायां निलय में फिर पंप होता है। पंप होता है तो फिर महाधमनी के रास्ते वो शरीर के विभिन्न भागों में बहेगा। वहाँ से फिर वो वापस आएगा महाशिरा के माध्यम से। उसको महाशिरा कह सकते हैं, जिसके माध्यम से वापस आता है। इसको क्या कहा जा सकता है, महाशिरा। शरीर के विभिन्न हिस्सों में जा रहा है तो महाधमनी से जा रहा है, वापस आ रहा है तो महाशिरा से वापस आ रहा है। तो इस पूरे चक्र में दोहरा परिसंचरण है, और इसी को यहाँ समझाया है। ध्यान से देखिए, हृदय में रक्त का परिसंचरण एक साथ दो परिपथों में होता है, इसे दोहरा परिपथ कहते हैं। फुफ्फुसीय परिसंचरण और सिस्टेमिक परिसंचरण, दो नाम हैं इसमें। कौन कहाँ से चालू हो रहा है उसको ध्यान से देखिए। फुफ्फुसीय परिसंचरण में कहाँ से किधर जा रहा है उसको कहते हैं, ध्यान से देखना। इस परिसंचरण में रक्त फुफ्फुस धमनी द्वारा दाएं निलय, ठीक है, फुफ्फुस धमनी, यहाँ पर देखिए किसको कह रहे हैं, फुफ्फुस धमनी। यहाँ पर ध्यान से देखना, यहाँ से चालू हो रहा है भाई, इस जगह से चालू हो रहा है फुफ्फुस धमनी से, और कहाँ तक जाएगा, फुफ्फुस धमनी द्वारा दाएं निलय से, दाएं निलय है ना ये, दाएं निलय से फेफड़ों में जाता है, तथा फुफ्फुस शिरा द्वारा शुद्ध रक्त फेफड़ों में बाएं आलिंद में आता है। तो यहाँ तक वो वापस आ गया। इस चक्र को कह रहे हैं, इसको कह रहे हैं, इसको क्या कह रहे हैं, फुफ्फुस परिसंचरण। ध्यान से देखो, फुफ्फुस परिसंचरण में कितनी बातें शामिल है। दायां निलय से जाएगा, किसके माध्यम से जाएगा, फुफ्फुस धमनी के माध्यम से जाएगा, फेफड़ा में जाएगा, फुफ्फुस शिरा के माध्यम से कहाँ आएगा, बायां आलिंद में। इतनी बातें जो है वो किसका हिस्सा है, फुफ्फुसीय परिसंचरण का। अब जो बातें शेष रह गई उसको आप सिस्टेमिक में पढ़ोगे। देखिए क्या है, इस परिसंचरण में बाएं निलय अब इधर से चालू हो रहा है, यहाँ से नीचे आएगा और यहाँ से चालू होगा, यहाँ, ठीक है। तो यहाँ से जाएगा और कहाँ वापस आएगा, फिर महाशिरा के माध्यम से दायां आलिंद में। इसी को यहाँ पर बोला होगा, देखो ये इधर से जा रहा है तो इसको आपका फुफ्फुसी बोल दिया। अब इधर से ऐसे जाएगा तो इसको सिस्टेमिक बोला है। देखते हैं लिखा क्या है। इस परिसंचरण में
बाएं निलय से महाधमनी में जाता है तथा शुद्ध रक्त पूरे शरीर में पहुंचता है। यहाँ से जाएगा तो शुद्ध रक्त ही लेकर जाएगा ना, पूरे शरीर में पहुंचता है। इसी प्रकार पूरे शरीर से अशुद्ध रक्त अग्र तथा पश्च महाशिराओं द्वारा कहाँ आ रहा है? दाएं आलिंद में। तो एकदम क्लियर है भाई, देख लो, ध्यान से देख लो। यहाँ से जब जाएगा इस तरह से तो उसको फुफ्फुसीय बोला है, और जब यहाँ से जा रहा है इस तरह से इसको सिस्टेमिक परिसंचरण बोला है। ठीक है, और इस चित्र को देखकर आप इसको समझने की कोशिश करो तो ज़रा भी कठिन नहीं है। हाँ, इसमें जो क्वेश्चन है वो इसमें बिल्कुल सिंपल है कि दोहरा परिसंचरण क्या होता है, ऐसा आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। मानव में दोहरे परिसंचरण को ये कई बार आ चुका है। अभी जो हमने ये समझा है उसी का यहाँ पर हमको चित्र दिया है, ध्यान से देख लीजिए। इसमें इसका कंप्लीट जो है वो आपको चित्र दिखाएगा भी। ये देखो छोटा सा है, अभी जो चक्र को हमने अलग से चित्र में समझा उसी को यहाँ पर दिखाया है कि फुफ्फुसी कहाँ से कहाँ चालू होता है। तो फुफ्फुसी जो है वो दायां निलय से चालू होता है। दायां निलय अशुद्ध रक्त कहाँ जाता है? फुफ्फुस धमनी द्वारा फेफड़ा में जाता है। फेफड़ा में जाकर क्या होता है? शुद्ध होता है। फिर वो फुफ्फुस शिरा के माध्यम से आता है, कहाँ आता है? बायां आलिंद में। ठीक है, तो यहाँ से एकदम चित्र में अभी हमने देखा कि दायां निलय से चालू होकर बायां निलय पर समाप्त। अब जो अगला है सिस्टेमिक, वो इधर से बायां निलय से चालू होता है। बायां निलय से शुद्ध रक्त महाधमनी में आएगा, फिर शरीर के विभिन्न हिस्से में, फिर अशुद्ध रक्त वो हो जाता है क्योंकि ऑक्सीजन को वहाँ छोड़ देता है ना। फिर महाशिरा के माध्यम से कहाँ आ रहा है? ये आ रहा है दायां आलिंद में। तो ये है चक्र। इस चक्र को आपको रेडी कर लेना है, और इसको समझने में आपका इससे पहले जो मैंने आपको चित्र दिखाया वो मदद करेगा आपका। ठीक है, तो उसके मदद से आप इस चक्र को याद कर लेना। इसमें क्या है, ये दोहरा नाम जो है इसको दिखाना ज़रूरी रहता है।